Hello friends, in this video we'll talk about administrative tribunals. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 323A एंड 323B के अंदर जो है पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ये प्रोविज़न था कि जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर है कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती है फॉर डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स, मतलब अलग तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं, कोई स्पेशल किसी एक पर्टिकुलर तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए अलग स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बना सकते हैं जिनको हम ट्रिब्यूनल कह सकते हैं। तो कई तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाने की अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इस एक्ट में दी, आर्टिकल में दी टू द पार्लियामेंट। इसमें कौन कौन सी थी? डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू सर्विस कंडीशंस ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट जॉब से में लोग हैं उनकी सर्विस कंडीशन से लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है। देन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, मैटर कंसर्निंग लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर डिस्प्यूट्स इंक्लूडेड इलेक्शन डिस्प्यूट्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स और असेंशियल गुड्स। तो इस तरह की अगर कोई डिस्प्यूट है उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा इसमें प्रोविजन था। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, एक तरह का एक नया युग शुरू कर दिया इंडियन जुडिशरी का, जिसमें ट्रिब्यूनलाइजेशन होनी शुरू हो गई, मतलब कोर्ट जुडिशरी में ही ट्रिब्यूनल्स बनने शुरू हो गए। Further, the enactment of Administrative Tribunal Act 1985 took the constitutional objective further and set up Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunal. और एक एक्ट बनाया गया इसके अंदर जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 कहते हैं। इसके अंदर दो ट्रिब्यूनल सेटअप करने की प्रोविजन था, एक कैट और दूसरा सैट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशन को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। द कैट वॉज सेट अप pursuant to the Act of Legislation in 1985. The tribunal exercised jurisdiction of service matters of employee covered by it. The appeals against the orders of the administrative tribunal lie before the divisional bench of the concerned high court. अब ये जो मैटर्स सर्विस कंडीशन के थे कैट के बाद, अगर किसी को अपील करना है तो वो कंसर्न हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में कर सकता है। मतलब ट्रिब्यूनल के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको अपील करनी है तो वो अपील हो सकती है इन द हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स आर प्रोसीजरली फ्लेक्सिबल एंड अब एडवांटेजेस क्या है इन ट्रिब्यूनल्स के? देखिए, सबसे बात इनका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इस वजह से काफ़ी एफिशिएंसी होती है ट्रिब्यूनल्स में। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 क्या अलाउ करता है? इट अलाउज द अग्रीव्ड पर्सन टू अपीयर डायरेक्टली बिफोर द ट्रिब्यूनल। ये अलाउ करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, वो सीधा खुद डायरेक्टली ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट हो सकता है ना। एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिब्यूनल्स आर टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द लिटिगेंट। तो ऑब्जेक्टिव ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कि लोगों को स्पीडी और मतलब सस्ता जो है, सस्ते में या कम पैसे में जो है जस्टिस मिल सके। सिंस द गवर्नमेंट इज अ मेजर लिटिगेंट इन द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट रिलेटेड लिटिगेशन हैज इंक्रीज्ड इन द डिले एंड पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, सच ट्रिब्यूनल्स ओवर द पास्ट 2 decades have significantly contributed in supplementing the role of the courts in adjudication of service disputes. क्योंकि कोर्ट्स में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है, इस वजह से काफ़ी डिलेज होते हैं। तो ऐसे में जो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने पिछले 2 डेकेड्स में काफ़ी हेल्प किया है कोर्ट्स को जो इफ़ेक्टिवली एंड ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने में और सर्विस मैटर को एडजुडिकेट करने में। एंड ट्रिब्यूनल्स हाउएवर आर नॉट मेंट टू रिप्लेस कोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल्स को जो है वो कोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे, बट दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन अ केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ कॉल्ड द एल चंद्र कुमार केस 1997 का, जिसमें कोर्ट ने कहा है दैट द ट्रिब्यूनल्स वुड नॉट टेक अवे द एक्सक्लूसिव jurisdiction of the court and their decision could be scrutinized by the division bench of the high court. One may also note that these administrative and state tribunals are not an original invention of the Indian political and legal system. ये बात ज़रूर है कि जो हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमने और स्टेट ट्रिब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इंडिया का लीगल सिस्टम का कोई ओरिजिनल इन्वेंशन नहीं है, मतलब हमारी अपनी इन्वेंशन नहीं है। इस तरह का ट्रिब्यूनल सेटअप बाकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो और एक दो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज देर आर
17 regular benches of Central Administrative Tribunal, 15 of which operate at the प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ 15 तो वहीं पर काम करते हैं और बाकी रिमेनिंग जयपुर और लखनऊ में काम करते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं। और इसमें मेंबर जो होते हैं, द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल आर ड्रॉन फ्रॉम जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स, दोनों स्ट्रीम से होते हैं, जुडिशियल से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी, सो दैट टू गिव ट्रिब्यूनल द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ बोथ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर, ताकि दोनों का एक्सपर्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन का भी और जुडिशरी का भी मिल सके। अब देखिए कोई जॉब की अगर कोई डिस्प्यूट है जॉब को लेकर, मान लीजिए किसी का प्रमोशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और वो गया ट्रिब्यूनल में, तो जज तो लॉ के अकॉर्डिंग बताएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसकी समझ एक एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा होगी, इसलिए उनका होना भी उसमें ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करते हैं मीडिएशन और कंसिलिएशन की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।